इस ग्राफ को ध्यान से देखो। यहाँ पर आप ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन देख रहे हो, ये ईयर 1000 से लेकर 2017 तक इंडिया की जीडीपी का ग्राफ है। मतलब एक टाइम पे इंडिया जहाँ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, वही कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके इतना कम हो चुका है। और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, ये है यूके की जीडीपी। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यू विल नोटिस कि 1600 से 1700 तक यूके का वर्ल्ड की इकोनॉमी में ऑलमोस्ट ना के बराबर कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वही 1700 के बाद एकदम से यूके की जीडीपी में ग्रोथ हो गई और उसी दौरान इंडिया की जीडीपी एकदम से नीचे गिर गई। लेकिन कैसे? तो देखो, सिर्फ 173 सालों में अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन ब्रिटेन लेकर गए। Which tried to estimate how much the British took out of India in value terms, and a very calculated math ended up put a number of $45 trillion at today's value. लेट मी टेल यू कि आज जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, उसकी भी जीडीपी सिर्फ $25.44 ट्रिलियन है। 1707 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और 1947 में जब इंडिया से वापस चले गए, तो सिर्फ इन 200 सालों में उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी, ट्रेड नेटवर्क, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। इंडिया जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन था, इंडिया जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे ब्रिटिशर्स ने 1947 तक आते आते मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के अकॉर्डिंग 17th सेंचुरी में इंडिया अकेला पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में 24.4% शेयर होल्ड करता था, जो उस वक्त पूरे यूरोप की कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा था। लेकिन 1950 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जीडीपी को 24.4% से सीधा 4.2% पे लाके रख दिया था। तो अब सवाल यह आता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज की? उनका ऐसा क्या टैक्स सिस्टम था कि इंडिया इकोनॉमिकली इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया कि आज तक एक डेवलप नेशन नहीं बन पाया? और हाँ, इस वीडियो में मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कोई पूरी हिस्ट्री नहीं बताते बैठूंगा कि कैसे वो इंडिया में आए, कैसे हमें कॉलोनाइज किया। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो में हम मोस्टली उसी चीज पर फोकस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किस तरह लूटा और इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करके इंडिया को एक पुअर कंट्री बनाया। वीडियो के एंड तक आते आते आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है जिसके बाद अगर आपके सामने आकर कोई बोले कि अंग्रेजों ने इंडिया को रेलवेज, रोड्स, लॉज, बहुत कुछ दिया है, तो आप उसी वक्त उसका मुंह बंद करवा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, अंग्रेजों से पहले भी भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। फिर चाहे डच हो, पोर्तुगीज हो या फिर चाहे मुगल हो, इन सब ने हमारे इंडिया को बेशुमार लूटा है। लेकिन साले ये जो ब्रिटिशर्स थे वो इन सब से बहुत अलग थे और इनका इंडिया को कॉलोनाइज करने के पीछे का पर्पस भी बाकियों से काफी डिफरेंट था। लेकिन कैसे? तो देखो, उत्साह पटनायक जो एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करके 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1765 से लेकर 1938 के बीच, यानी सिर्फ 173 सालों में अंग्रेज इंडिया से $45 ट्रिलियन लेकर ब्रिटेन चले गए थे। $45 ट्रिलियन मतलब कितना पैसा होता है? इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि आज पूरे यूके की इकोनॉमी अराउंड $3 ट्रिलियन है, यानी $45 ट्रिलियन में यूके जैसी 15 कंट्रीज आ जाएगी। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस अमाउंट वाज? लेकिन अब सवाल यह आता है कि ब्रिटिशर्स ने ये पैसा इंडिया से आखिर लूटा कैसे? तो चलो इसे समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। ये सिराज उद्दौला है जो 1756 में बंगाल का नवाब बना था। ये जो सिराज उद्दौला है, इसे ब्रिटिशर्स की चालाकी के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी उल्टी पुल्टी ट्रेड पॉलिसीज लाने की कोशिश करती है और कैसे बंगाल के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है। इसलिए सिराज उद्दौला ने कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी को समझाने की कोशिश भी की कि वो बंगाल के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे, लेकिन बावजूद इसके ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी। तो एक दिन सिराज उद्दौला एक बड़ी सी आर्मी लेकर जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की कैलकाटा में एक फैक्ट्री थी, वहां पर अटैक कर देता है और वहां के 146 ब्रिटिश वर्कर्स को एक बहुत ही छोटी सी काल कोठरी में डाल देता है। ये काल कोठरी इतनी छोटी थी कि इन 140 लोगों में से 123 लोग सफोकेशन से ही मर जाते हैं। ये ऐसा फर्स्ट टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई झटका लगा था, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी राजाओं को, नवाबों को कुछ गिफ्ट्स भेज कर उनको खुश करती थी। लेकिन सिराज उद्दौला के इस अटैक के बाद उनको एक झटका लग गया था। लेकिन सीन ऐसा था कि जो बंगाल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, इसलिए अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रिक यूज करती है। ये रॉबर्ट क्लाइव है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल भेजती है कि सिराज ने जो भी किया उसे ठीक करके आए। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वहां बंगाल में जाकर एक पॉलिटिक्स करता है। देखो, ये मीर जाफर है, इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा गद्दार भी कहा जाता है। मीर जाफर सिराज उद्दौला का आर्मी कमांडर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मीर जाफर सिराज उद्दौला को गद्दी से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। उसी टाइम बंगाल में जगत सेठ नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी था और इस जगत सेठ को डर था कि कहीं सिराज उद्दौला उसका पैसा लूट ना ले। अब ये रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर और जगत सेठ के पास जाता है और उन्हें मैनिपुलेट करता है। वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देता है और सिराज उद्दौला के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए मोटिवेट करता है।
और ये जो जगत सेठ थे वो इस पूरी लड़ाई में जो भी खर्चा लगेगा उसको फंड करने वाले थे। फाइनली 23 जून 1757 को मीर जाफर सिराज उद्दौला पर अटैक करता है और उसे हरा देता है और वादे के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज अपने वादे के बहुत पक्के थे, इसके पीछे भी इन लोगों की एक स्ट्रैटेजी थी। ये जो अंग्रेज थे ये बहुत चालाक थे, ये कभी भी खुद रूल नहीं करते थे। इंस्टेड ये लोग किसी पपेट को राजा बनाकर बिठा देते थे और इस पपेट के थ्रू ट्रेड पॉलिसीज और टैक्सेस को चेंज कर देते थे, लेकिन जो भी रेवेन्यू आता था उसे वो खुद के कंट्रोल में रखते थे। अब 1764 के आसपास बंगाल में अंग्रेजों ने मीर कासिम नाम के पपेट को नवाब बनाकर बिठा के रखा था, लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम के ऊपर बढ़ते टैक्स को लेकर जनता का प्रेशर आने लगा। इसीलिए बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II इन दोनों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 को एक जंग छेड़ दी, जिसे बैटल ऑफ बक्सार भी कहा जाता है। लेकिन इस बैटल को ब्रिटिशर्स ने जीत लिया और इस वजह से वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बांग्लादेश इन सभी रीजन्स के सिविल और रेवेन्यू राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए। फिर 1765 में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर और कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया, जिससे अब इन पूरे एरिया का कंट्रोल कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के मन से लोगों पर टैक्सेस इंपोज कर रही थी। आरसी दत्त जो ब्रिटिश राज में एक सिविल सर्विस ऑफिसर थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि 1765 से लेकर 1770 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस को 3 गुना बढ़ा दिया था। इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स एक कलेक्टर अपॉइंट कर देते थे। आज हम आईएएस ऑफिसर को जो कलेक्टर कह के बुलाते हैं वो वर्ड भी यही से आया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली ये आज तक चेंज नहीं हुआ है। टैक्सेस के नाम पर इन ब्रिटिशर्स ने लोगों को इतना लूटा कि 1770 में बंगाल में ऐसी भूखमरी आ गई थी कि 3 करोड़ पॉपुलेशन में से 1 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए थे। ये साले ब्रिटिशर्स इतने रूड थे कि ये मरे हुए लोगों के घरों में गेहूं चावल तक नहीं छोड़ते थे, उसे भी लेकर जाते थे और ये हेवी टैक्सेस लगा लगा के जितना भी पैसा कमाते थे सारा ब्रिटेन भेज देते थे। और इनकी ये इलीगल हरकत आम जनता ना समझ पाए, इसीलिए इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए थे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और किसानों से सामान खरीदने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, ताकि ये प्रोसेस सॉर्टेड और इथिकल लगे। लेकिन ये टैक्स सभी लोगों पर नहीं लगते थे। इन ब्रिटिशर्स ने कई लोगों को टैक्स से छुटकारा भी दे दिया था, लेकिन ये वो लोग थे जो ब्रिटिशर्स के आगे पीछे करते थे, उनकी दलाली करते थे। उत्साह पटनायक जी की इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 होने से पहले तक जो भी बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स अंग्रेजों की दलाली करते थे उन्हें टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए आज के टाइम जो कुछ सो कॉल्ड वेल नोन बिजनेसेस है वो ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं। इनमें से बहुतों ने एक टाइम पे अंग्रेजों की दलाली की हुई है, लेकिन आम जनता से जो हेवी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया आज भी फेस कर रहा है। लेकिन कैसे? तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज हम लोग गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस पे करते हैं वो इसलिए पे करते हैं ताकि उस टैक्स से हमारे देश में अच्छा एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हेल्थ केयर और बाकी फैसिलिटीज मिले, राइट? लेकिन ब्रिटिशर्स ये टैक्स का पैसा सीधा ब्रिटेन भेज देते थे, जिसे मनी ड्रेन कहा जाता है। ये ड्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल बजट का ऑन एन एवरेज 26 to 36% होता था और ये कंटिन्यू ऑलमोस्ट 200 सालों तक चला। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट का 2023-24 का बजट 45,03,097 करोड़ था, लेकिन मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट इस बजट में से ऑन एन एवरेज 30% जो 13,50,929 करोड़ होता है, ये पूरा पैसा बेमतलब किसी दूसरी कंट्री में भेज रही है। सो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या घंटा पैसा बचेगा? यही सेम सिनेरियो ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया को फेस करना पड़ रहा था। ब्रिटिशर्स की इन हरकतों ने इंडिया को इस लेवल पर लाकर छोड़ दिया है कि जापान जैसी इत्तू सी कंट्री आज इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री से आगे है। मैंने देखा है कि बहुत बार लोग इंडिया को जापान से कंपेयर करते हैं, बिकॉज दोनों भी एशियन कंट्रीज है और उसमें भी जापान इंडिया से बहुत छोटा देश है। लोगों को ऐसा लगता है कि जापान हमसे बहुत आगे है। इसका रीजन यह है कि वहां के लोग हार्ड वर्किंग है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और हम अनपढ़ हैं। लेकिन कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उस कंट्री के प्रेजेंट के साथ साथ उस कंट्री का पास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल 1867 से लेकर 1912 तक जापान को मेजी नाम का एम्परर रूल करता था। इस एम्परर के रूल में जापान में लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कमोडिटीज एक्सपोर्ट, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट, रेलवे बिल्डिंग जैसा बहुत कुछ इंप्रूव हुआ। लेकिन इसी दौरान इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जिन्होंने इंडिया में रेलवेज तो बनाई लेकिन पैसा लूटने के इंटेंशन से, ना कि डेवलपमेंट के इंटेंशन से, जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया लेकिन ब्रिटेन का भला करने के लिए, ना कि इंडिया का। इवन 1900 से लेकर 1947 तक आप इंडियंस का पर कैपिटा इनकम यानी इंडिया के हर बंदे की ऑन एन एवरेज कमाई देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। 1900 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम 196 रुपीज था, यानी हर बंदा एनुअली ऑन एन एवरेज 196 रुपीज कमाता था। बट सरप्राइजिंगली 40 साल बाद यानी कि 1946 में ये इनकम 196 से सिर्फ 201 तक ही बढ़ पाई। यानी डे बाय डे महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन उस हिसाब से कमाई नहीं बढ़ रही
थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल 1999 में इंडिया में शुगर की प्राइसेस कुछ 15 रुपए पर किलो थी और वही आज 1 किलो शुगर खरीदने के लिए हमें 40 से 50 रुपए देने पड़ते हैं। और ये सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि सभी चीजों पर अप्लाई होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन जो शुगर 1999 में 15 रुपए देकर मैं खरीद पा रहा था, वो मैं 2023 में 50 रुपए देकर तभी खरीद पाऊंगा जब मेरी इनकम भी बढ़ेगी, राइट? लेकिन अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी और महंगाई बस बढ़ती ही जाएगी तो एक मोमेंट पर आकर भुखमरी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये एग्जांपल तो मैंने फिर भी रीसेंट टाइम का और सिर्फ 24 साल के टाइम स्पैन का दिया है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे ये सिनेरियो 40 सालों तक चला था, जिसकी वजह से 1911 के आसपास एक टाइम ऐसा आ गया था कि अंडर न्यूट्रिशन की वजह से लोगों की एवरेज एज सिर्फ 22 साल हो गई थी। यानी कि पैसा ना होने की वजह से लोग भरपेट खाना तक नहीं खा पा रहे थे, जिससे ऑन एन एवरेज 22 साल की एज में लोगों की डेथ हो रही थी। उत्साह पटनायक जी के रिसर्च में बताया गया है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि आज पूरे वर्ल्ड में यूएस से लेकर बाकी यूरोपियन कंट्रीज तक जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है वो इसी इंडिया से ड्रेन किए गए पैसों से हुई है। लेकिन कैसे? तो देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया से इतना ज्यादा पैसा लूटा कि एक टाइम पर उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया और वो उनके इतू सी कंट्री में और कितना ही एक्सपांड करेंगे। इसीलिए फिर इन्होंने यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी दौरान ब्रिटेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका था। ब्रिटेन ने यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के रेलवे बिल्डिंग में, रोड्स और फैक्ट्रीज में भी पैसा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेजी से बढ़ता गया। अब इसी ग्राफ को देख लो कि कैसे डेकेड ऑन डेकेड इंडिया का ग्राफ नैरो होता जा रहा है और यूएस यूके का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटिशर्स हेवी टैक्सेस से, ट्रेड पॉलिसीज से, मनी ड्रेन से जो 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से लेकर गए, अगर वो पैसा यही इंडिया में होता तो इंडिया खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट कर पाता। कहा जाता है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक भी कंट्री नहीं होगी जिसका हाल वैसा होगा जैसा 1946 तक आते आते हमारे भारत का हो चुका था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1946 तक आते आते इंडिया को जो इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, उसे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसे ओवरकम कर पाया और इंडिया की इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को फिर से ठीक करने के लिए किन लोगों ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पर एक सीरीज लॉन्च की है, द मैन हु बिल्ट इंडिया। उसे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर देखना और वहां पर भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे कौन से और टॉपिक्स पर मैं डिटेल केस स्टडीज लेकर आऊं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।